हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। 27 दिन किसान आंदोलन समाधान बिन जारी है। आज एक बार फिर किसानों ने दोहराया है कि उन्हें कृषि कानून में संशोधन मंजूर नहीं है। सरकार पूरा कानून वापस ले। साथ ही किसानों ने कहा कि अगर बातचीत का न्योता आएगा तो विचार किया जाएगा, लेकिन संशोधन पर कोई बातचीत नहीं होगी। उधर किसानों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए कल से प्रदेश में समर्थन वापसी का अभियान छेड़ने का ऐलान कर दिया है। तो सरकार ने कानून को किसान हितैषी बताते हुए आंदोलन खत्म करने की अपील की है। सत्ताईस दिनों से चल रहे किसान आंदोलन का निकट भविष्य में अंत होता दिखाई नहीं दे रहा। किसानों ने ऐलान कर दिया कि अगर सरकार बातचीत का प्रस्ताव देगी तो उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन बातचीत सिर्फ कानून वापसी पर होगी, संशोधन पर नहीं। किसानों ने सरकार पर आंदोलन के खिलाफ चक्रव्यूह रचने का आरोप भी लगाया है। उधर किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज करने के संकेत देते हुए कल से प्रदेश सरकार से समर्थन वापसी अभियान की शुरुआत करने का ऐलान कर दिया। इस अभियान की शुरुआत फतेहाबाद से होगी। इसके बाद किसान टोहाना और रतिया में विधायकों का घेराव करेंगे। इस दौरान किसानों पर सरकार के समर्थन वापसी का दबाव बनाएंगे। कल जो है हरियाणा के अंदर सरकार से समर्थन वापसी का अभियान की शुरुआत होगी और कल 23 तारीख को फतेहाबाद के अंदर विधायकों से समर्थन वापस मांगा जाएगा और उनके ऊपर दबाव डाला जाएगा कि जल्दी से जल्दी इस्तीफे देकर किसानों के पक्ष में खड़े हों। क्या वजह, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि किसानों की सरकार है। देश के अंदर 65% आबादी किसानों की और किसान के वोट लेकर ही विधायक बने हैं और आज विधायकों की किसानों की जरूरत है। और जो उल्टा जो है विधायक जो उल्टा कर रहे हैं, उनके किसानों के विपरीत जो है षड्यंत्र रच रहे हैं। इसलिए हमें जरूरत है कि किसानों के ऊपर विधायकों के ऊपर दबाव बनाया जाए और हमारे साथ में खड़े हों। वो इस्तीफा देंगे तभी तो बात बनेगी, नहीं तो सरकार से समर्थन वापस ले सरकार तो तब भी गिरेगी। हमने तो सरकार को डामाडोल करना है ना, जो मजबूर करना है। भाई जो हरियाणा की सरकार है, ये हरियाणा का मुख्यमंत्री है, इसका दिमाग खराब हो चुका है। वो किसानों के पक्ष में तो एक शब्द भी नहीं बोलता। कभी एसवाइल का मुद्दा छेड़ता है, कभी कुछ छेड़ता है। ये हरियाणा किसान उसको दिखाई नहीं देता, जो लाखों लाखों की संख्या में दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों को घेरा हुआ है। स्टार्ट मेरे बड़े भाई पंजाब ने जरूर की थी, उसके बाद जो हरियाणा प्रदेश का किसान है वो बिल्कुल अब इसमें पूर्ण रूप से 100% शामिल है। एक तरफ किसान 3 कृषि कानूनों को वापसी की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां भी आंदोलन के बहाने सरकार पर दबाव बना रही है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र सरकार से संसद का सत्र बुलाकर इस मामले पर चर्चा करने की मांग की है। ये पहला ऐसा आंदोलन है जिसमें कोई मांग नहीं है किसान की। किसान कुछ मांग नहीं रहा कि हमें ये दे दो, ये दे दो। किसान तो कह रहा है जो हमें दे रहे हो वो नहीं चाहिए हमें। पहला ऐसा आंदोलन है। उसके बावजूद ऐसी जिद, ऐसा राजहट, मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। सरकार राजधर्म निभाए, किसानों की बात मांगे। सोनीपत के अंदर चुनाव हो सकता है, बड़ौदा के अंदर चुनाव हो सकता है, तो देश की संसद का सत्र क्यों नहीं बुलाया जा सकता? केवल देश की संसद में लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, पश्चिम बंगाल में तो रोड शो निकल सकते हैं। तो मैं आग्रह करना चाहता हूं कि तुरंत शीतकालीन सत्र बुलाया जाए। ये किसानों की मांगों पे शीतकालीन सत्र में सरकार इन बिलों को पे रोक लगाए, इनको वापस ले। वहीं अभय चौटाला ने सरकार से किसानों के खिलाफ बनाए गए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि अगर किसान कहेंगे तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। हरियाणा अगर पंजाब के किसान में मतभेद पैदा करना चाहते हैं, जिस किस्म के ओछे हथकंडे इन्होंने अपनाए हैं, उससे ये अपनी इस योजना में कामयाब नहीं होंगे। किसान और ज्यादा मजबूत होकर के अब आने वाले समय में केंद्र की सरकार को इस बात के लिए मजबूर करेगा और बड़ी संख्या में किसान वहां जाएंगे और जाकर के केंद्र की सरकार को मजबूर करेंगे और हर हालत में इस किसान दिवस पे कल शपथ लेंगे कि हम तब तक इस आंदोलन को इसी तरह जारी रखेंगे जब तक किसान के साथ न्याय नहीं हो जाएगा, तीनों कानून वापिस नहीं हो जाएंगे। कोई अगर मेरे इस्तीफे देने से कोई किसान को मजबूती मिलेगी तो मेरी रगों में चौधरी देवीलाल का खून है।
मैं तो 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। आप सारे पत्रकार मुझे मिलकर के कहो कि आप इस्तीफा दे, मैं यही दे देता हूं इसी वक्त। लेकिन आप भी फिर मेरे साथ इस बात का फैसला लो कि आप इस किसान की लड़ाई को तब तक लड़ोगे जब तक किसान के साथ न्याय नहीं हो जाए। वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान आंदोलन के बहाने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां लाशों की राजनीति करना चाहती हैं। आंदोलन शांति से चल रहा है तो उन पार्टियों को बेचैनी है। उन्होंने कहा कि आंदोलन से राजनीतिक पार्टियों को अलग कर दो, समाधान 2 घंटे में हो जाएगा। किसान भाइयों, जो किसान के नेता हैं, उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि भारत सरकार, मोदी सरकार हर तरह से आपकी बात मानने को तैयार है, हर बात आपकी शंका दूर करने को तैयार है, किसान हित में कोई कदम उठाने को तैयार है। आप इन राजनीतिक नेताओं को अलग कर दो। कोई वजह ही नहीं है कि आपकी 2 घंटे में फैसला ना हो जाए। लेकिन कुछ ताकतें ऐसी हैं जो लाशों की राजनीति करना चाहते हैं, उनको अभी संतुष्टि नहीं मिली है, क्योंकि सारा आंदोलन 30, 25, 26 दिन से शांति से हो गया। उनको बेचैनी है, उनको मजा नहीं आ रहा इस बात में, और तरह तरह के बयान देके, तरह तरह की घोषणाएं करके उस मुद्दे को भटका के, किसानों को भड़का के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। उधर प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि तीनों कृषि कानून पूरी तरह से किसानों के हित में है और आने वाले समय में किसानों को इसका फायदा भी मिलेगा। सारे अपने किसान साथियों से कि जो ये 3 बिल है ये आपके हित में है, 2022 में इसका लाभ मिलेगा, और स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट थी उससे आने वाले समय किसानों को लाभ मिलेगा। और सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि वो अपने घर जाएं और भरोसा रखें कि एक स्टेट नहीं, पूरा भारत किसानों का है और सबको इसका लाभ मिलेगा। कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर किसान जहां पिछले 27 दिनों से टीकरी बॉर्डर पर धरना दिए बैठे हैं और उनके परिवार के लोग और बच्चे खेत खलिहान संभाल रहे हैं, लगातार पड़ रही कड़कड़ाती ठंड और खुले आसमान के नीचे बैठे उनके परिजनों और बेटियों को चिंता सताने लगी है। फतेहाबाद की बेटियों ने अपनों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने पीएम से किसानों की बातें सुनने और उन्हें हक देने की अपील की है। हमने जो लेटर में लिखा था मोदी जी को, हमने लिखा कि जो हमारे किसान गए हुए हैं दिल्ली में, जो इतनी ठंड में मर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो हमने मोदी जी से कहा कि वो अपने काले कानून को वापस ले, किसानों को उनका हक दें, उनकी जो मांगे हैं उनको पूरी करें। इसलिए हमने मोदी जी को लेटर लिखा है। वो किसानों की बात तो सुन नहीं रहे हैं, तो इसलिए हमने सोचा है शायद हम बच्चों की बात सुन लें। हम बस इस लेटर के माध्यम से मोदी जी को जगाना चाहते हैं। वो इस तरह नहीं मान रहे, क्या पता हम बच्चों की जो बात है वो मान ले। जिस तरह से किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, उससे जल्द समाधान की आस नहीं दिखाई दे रही, लेकिन शायद इन बच्चों की अपील का कुछ तो असर होगा और समाधान का रास्ता खुल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जाहिर है जो किसान दिल्ली में धरने पे बैठे हुए हैं, दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, उनके घर के लोगों की चिंताएं बढ़ गई होंगी और शायद यही वजह है कि फतेहाबाद की इन बेटियों ने, इन बच्चियों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपील की है। अब ये अपील कितना कामयाब होता है, क्योंकि जिस तरह से किसान अड़े हुए हैं अपने मुद्दे पे, वो चाहते हैं कि तीनों कृषि कानून जो है वो सरकार वापस ले, लेकिन इस पर अभी किसी तरह की कोई बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे जो गेस्ट पैनल के सदस्य हैं उनसे आपको फटाफट मिलवा देते हैं। स्वामी इंद्र राष्ट्रीय प्रवक्ता भाकियू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रमन मलिक प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, खालिद चहल का प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रजवंत डहिनवाल प्रवक्ता इनेलो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इंद्र जी, सवाल आपसे है कि अब आप लोगों की अगली रणनीति क्या होगी, क्योंकि सरकार कहीं भी एक तरह से झुकती हुई नहीं दिखाई दे रही है, संशोधन की बात कर रही है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि संशोधन नहीं, आप लोगों को पूरा जो कानून है वो वापस चाहिए। बात कैसे बनेगी? देखिए, लगातार जो सरकार की तरफ से जो गतिरोध हो रहा है, आप देख रहे हैं कि सरकार एक तरफ मीडिया के माध्यम से ये कहती है किसानों को वार्ता के लिए बुलाया जा रहा है, दूसरी तरफ जो पत्र सरकार हमें भेजती है वो कहती है कि अगर आप संशोधन के लिए तैयार है तो आपसे वार्ता हो सकती है।
जबकि किसान इस बात को मान चुके हैं और भारत के तमाम किसान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के किसान इस बिल को पढ़ चुके हैं और उन्हें माना है कि ये बिल नहीं किसानों के डेथ वारंट है। कैसे हम डेथ वारंट पे चर्चा कर सकते हैं आप खुद बताइए। पूरा देश इस बात को समझ चुका है, इससे किसी सुधार नहीं होगा, किसान की आत्महत्याएं बढ़ेंगी, किसान का जो आज खेती जो किसान कर रहा है वो तमाम गुलामी की तरफ चली जाएगी, किसान अपने खेतों में बंधुआ मजदूर बन के रह जाएगा। इसलिए हम इस संशोधन के ऊपर चर्चा नहीं कर सकते। सरकार अगर वाकई खुले हृदय के साथ किसानों से वार्ता करना चाहती है तो नए कानून बनाने की बात के लिए हम सहमत हो सकते हैं, हम बैठ सकते हैं। पहले सरकार अपना जो है पक्ष क्लियर करे कि हम इन कानूनों को वापस ले रहे हैं, जनहित में वापस ले रहे हैं। इसके लिए आप सबसे पहले जो है लोकसभा का सत्र शुरू करें। जब आप कोरोना काल के अंदर कानून बनाने के लिए सितंबर के महीने के अंदर जब पूरा कोरोना अपने प्रकोप पे था तब आप संसद चला सकते हैं, पर संसद के अंदर अब जब चर्चा चाहिए थी कि कानून के ऊपर जो सांसद चुनी गई है वो चर्चा करती, बात सामने आती, तो आपने कोरोना का बहाना बना के संसद को बंद करने का काम किया है। यानी सरकार दोनों तरीके से जो है इस देश के अंदर लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है। एक तो दिल्ली के दरवाजे में जो किसान बैठा हुआ उसकी बात नहीं मान रही, उसकी बात नहीं सुन रही। दूसरा जो है हमारा संसदीय जो प्रणाली है उसको भी ध्वस्त करने का आज भारत सरकार ने काम किया। ठीक है रमन मलिक साहब, आप लोग पत्र तो जाता है सरकार की तरफ से कि बातचीत कीजिए, लेकिन बात वही है कि खूंटा हमारा वहीं रहेगा, यानी संशोधन पे बात कीजिए, कानून वापसी पर बात नहीं होगी। और जब कानून वापसी पर बात नहीं होगी और किसान साफ कह रहे हैं कि उन्हें कानून वापसी से कम कुछ चाहिए नहीं, तो फिर बात बनेगी कैसे? मैं बताता हूँ, बीच में दुकानदारी करने वाले एजेंट जो हैं वो हट जाएं, बात अपने आप बन जाएगी। और इसका अभी आपके चैनल पे लाइव प्रमाण दे देता हूँ। अभी स्वामी इंद्र बोलते हैं कि जी आप दूसरे कानून बनाइए, हम आपके साथ बैठ के उसके ऊपर कानून बनवाते हैं। साहब कानून जब बनवाओगे उसके अंदर वही होंगे ना कि ये कानून में ये कहा जाता है, ये कहा जाता है, ये कहा जाता है, ये कहा जाता है, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। लेकिन आपने सुनिए आप अगर सर शांति से सुनिए, बीच में सर मेरी बात तो सुन लीजिए। अगर नहीं आप अपना मेरी भी तो बात सुनिए एंकर महोदय, जब आप नहीं बात आपको सर सुननी होगी। जब किसान आपको बार बार ये कह रहे हैं कि 3 कृषि कानून पे बात हो तो बात वहां क्यों नहीं होती? ये तरीका गलत है। नहीं बात नहीं सर, किसानों की बात तो सुननी होगी ना। 27 दिनों से बैठे हैं, मैं नहीं सुन रहा। गेंद आप लोगों ने किसानों के पाले में डाल दिया बातचीत के नाम पे। सर मैं डिबेट तब तक नहीं करूंगा जब तक आप मेरी बात को बीच में नहीं काटेंगे। ठीक है बोलिए बोलिए। अगर कानून नए बनाने तो उसमें भी धाराएं होंगी, उसके अंदर किसानों के हित की धाराएं होंगी। 1 मिनट सर, ठीक है, 1 मिनट सर, ठीक है बोलिए। सर देखिए 1 मिनट, आप जो बार बार बीच में अड़ंगा डाल रहे हैं ना, इसको ना डालिए। अड़ंगा नहीं डाल रहे हैं सर, हम सिर्फ सवाल कर रहे हैं। मैं भी छोड़ के उठ जाता हूँ। नहीं गुस्साए नहीं, बोलिए नहीं करनी है। बोलिए तो आपका रास्ता होगा या बीच में जब आपका तर्क हटने लगे तो आप बीच में रोकने शुरू कर देते हैं। बोलिए कंटिन्यू कीजिए आप। सर देखिए ऐसा है, कानून है, कानून के अंदर धाराएं होती हैं। आप धाराएं अगर ABCD नहीं पसंद तो A करेंगे। इन सारी धाराओं को जो आप प्रपोज कर रहे हैं कि नए कानून के अंदर डाल देंगे, यही कह रहे हैं ना कि एक नया कानून बना लेंगे, उसके अंदर ये फला 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 धाराएं आ जाएंगी। तो वो धाराएं अभी क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हो? वो इसमें क्यों नहीं डलवा रहे हो? एक चीज। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज है कि मैं आज भी अपना चैलेंज पे खुली तौर से आपके चैलेंज पे बोल रहा हूं कि कोई भी किसान नेता ये जो तीनों कानून है इनको लेकर आ जाए और इसके ऊपर मेरे से डिबेट कर ले कि जी ये प्रावधान जो इसमें है ये इस तरीके से किसान के हित में नहीं है। अगर मेरे को भी कन्विंस कर देते हैं, मैं भी पद छोड़ के शुरू हो जाता हूं इनके साथ। लेकिन ये चीज आज स्पष्ट होनी चाहिए कि इस कानून की कौन सी धारा से कैसे किसान का हित हो रहा है। ऐसे मुंह जबान खर्च नहीं चल रही। रमन मलिक हो गई सर आपकी बात? अगर आपकी बात पूरी हो गई, क्या आप ठीक है इंद्र जी जवाब दीजिए। नहीं करते, देश के संविधान पे आप विश्वास करते हैं नहीं करते? जब देश का संविधान हर एक नागरिक को अधिकार देता है कि वो कोर्ट में जा सकता है, तो आपके इस कानून ने किसानों को कोर्ट में जाने की क्यों मनाही की?
बहुत अच्छा सवाल सर। इसका जवाब दीजिए सर। बिल्कुल दे रहा हूं सर। सर बिल्कुल दे रहा हूं, और मैं चाहता था कि इसी तरीके की तर्कपूर्ण डिबेट हो। ठीक है सर, आपको मैं याद दिला दूं कि आप यहां डिबेट हटने के बाद या अभी भी चाहें तो गूगल करें, 2006 का कानून है पंजाब का, जिसके अंदर एपीएमसी एक्ट में, ये तो ट्रेड एक्ट है, वो एपीएमसी एक्ट है। एपीएमसी एक्ट क्या कहता है, पॉइंट 12 ए पंजाब का, कि गवर्नमेंट द्वारा जो मंडी कमेटी बनाई जाती है जिसमें पॉलिटिकल अपॉइंटी होती है, ये आपको भी पता है, अगर वो कोई निर्णय दे देती है तो उसके ऊपर आप कोर्ट नहीं जा सकते। कोई कमेटी निकालिए, आप अपनी बात बताइए, इस कानून के ऊपर चर्चा कीजिए। आप ये मत बताइए पंजाब में क्या, बंगाल में क्या, बिहार में क्या है। आप ये बताइए जो कानून आप 5 जून को देश में अध्यादेश लेके आए कोरोना काल के अंदर, और जो सितंबर के माह में आपने कानून का रूप दे दिया, वो किस आधार पे दिया? क्या किसान का अधिकार नहीं है न्यायालय में जाने का? आप स्पष्ट कीजिए इस बात को सर। और लीगल तर्क दे रहा हूं, अगर आपको नहीं सुनना तो आप उठ के डिबेट से जाइए, मेरे को लीगल डिबेट दीजिए। सर, जिस मुद्दे पे वो बात कर रहे हैं ना, उस पे बात कीजिए ना। कानून का समाधान कैसे होगा इसका? आप गोल गोल घुमा के क्यों भरमा रहे हैं? 14 साल से आप क्यों इसको गोल गोल घुमा रहे हैं? अगर किसान चाहता है कि उसे इस तरह के कानून मिलने चाहिए तो दीजिए। कोर्ट नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते। मैंने ट्वीट करा उसके खिलाफ। तो मेरे को ये बताइए कि आज ये जो 14 साल में राक्षस नहीं बना, ये आज कहां से बन जाएगा? एक दूसरी चीज, हमने क्या बोला? हमने बोला एसडीएम, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आपने बोला ये कानून में अच्छा नहीं लग रहा। हमारे कृषि मंत्री ने क्या बोला? कोई बात नहीं, आपकी बात जो आपने कही वो ऊपर रखते हैं, आपको कोर्ट का प्रावधान चाहिए। भाई ये कानून किसानों के लिए नहीं है, ये कंपनी के लिए है। सिर्फ किसान पिसने के लिए छोड़ दिया आपने इस कानून के द्वारा। बहुत अच्छी बात। कंपनियों के लिए ऐसे है कि किसान की देनदारी तो जितना एडवांस आया उस पे होगी, लेकिन कंपनी की देनदारी जो है करार के ऊपर 50% और उतनी हो जाएगी। तू मेरा चेला और मैं तेरा गुर। उसके अलावा जमीन के ऊपर कोई निर्णय नहीं दे सकता। क्या बात कर रहे हैं? नहीं हो सकता। अरे भैया, अगर कानून देना है तो कानून के तरीके से दीजिए। किसानों को एक अलग तरीके से देते हैं और कंपनियों को कुछ और तरीके देते हैं। कंपनियों को मेवा देते हैं और किसानों को खाद छन्नी में देते हैं। स्वामींदर बताओ ना, मैं तो बोल रहा हूँ कंपनी खालिद जी, पूरे देश की संपत्ति ठीक है। किसान ही बचे थे जो जीडीपी को कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ है, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। के लिए छोड़ दिया खुले बाजार। खालिद जी, अरे नहीं, खालिद जी, जिस तरह से रमन मलिक कह रहे हैं कि बहुत सारी खूबियां हैं, तो जब खूबियां हैं तो विरोध क्यों हो रहा है? कि किसान ठीक है रमन, जितना एडवांस आया, रमन जी प्लीज और जवाब ले लीजिए। कांग्रेस प्रवक्ता भी है, उनसे भी हम जवाब ले लेते हैं ना। ठीक है, आपका झूठ पकड़ा गया स्वामी साहब। एक मिनट मलिक साहब, आप जरा सुनिए। आपका बहुत बड़ा और आपकी पार्टी का बहुत बड़ा दिल है। आपने शुरू में भिड़ते ही कहा कि बीच में जितने भी इसमें दुकानदारी लोग कर रहे हैं, ये शब्द आपका किसानों के लिए है कि जो लोग दुकानदारी कर रहे हैं। नहीं सुनो मलिक साहब, एक मिनट, किसानों के लिए नहीं है सर। सुनो, ये जो किसान कथित किसान नेता है ना, नहीं, तो कभी योगेंद्र बन जाता है, कभी सलीम बन जाता है, कभी वामपंथी बन जाता है, देखो मलिक साहब बन जाता है, कभी आपिया बन जाता है। मलिक साहब सुनो, ये जो ये दुर्भाग्य है इस देश का, आपको जो सूट करता है वो तो आपको किसान भी लगता है, और जो आपको सूट नहीं करता वो कथित किसान लगता है। देखो, इस देश में पहली बार ऐसा कोई आंदोलन हो रहा है जिसमें किसान, हमेशा आंदोलन किस लिए होते हैं कि हमें कुछ चाहिए, सरकार से कुछ चाहिए, सरकार से कुछ डिमांड के लिए सरकार। और ये पहली बार ऐसा आंदोलन होना है कि सरकार आप जो मुझे दे रहे हो मुझे नहीं चाहिए। ये पहली बार एक ऐसा आंदोलन इस देश के अंदर हो रहा है। सुनिए, पहली बार एक आंदोलन ऐसा हो रहा है कि सरकार आप जो मुझे दे रहे हैं वो नहीं चाहिए। मलिक साहब सुनो तो सही, मलिक साहब सुनो तो सही। अरे सुनो एक मिनट, और आपके नेताओं के एक मिनट सर, दूसरे की बात भी तो सुन लीजिए। आप तो पहले गुस्सा रहे थे, अगर आप कर रहा था, दूसरे का भी तो सुन लीजिए जवाब। ऊपर से हो क्या रहा है कि आपके भाजपा के नेता किस तरह के बयान दे रहे हैं। कटारिया साहब ने किस तरह से कहा, और आपके एक आज नेता ने कहा कि लाशों की राजनीति हो रही है। ये जो भाषा है ना, ये लाशों की राजनीति, ये मुद्दा भी डिबेट का नहीं है। ये राजनीति किसने करी इस देश के अंदर पूरा देश जानता है। भाजपा ने जहां जहां सत्ता हथियाने की कोशिश करी, सबसे पहले वहां दंगे, सारी चीजें हुई, लेकिन ये मुद्दा आज का नहीं है। आज का मुद्दा क्या है? किसान को चाहिए क्या, किसान क्या मांग रहा है।
आप किसान अगर इस देश का कह रहा है कि कानून हमें नहीं चाहिए, तो सरकार को इतना इसमें कमजोरी क्यों फील होता है? क्या सरकार जनता की नहीं है? जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है क्या? जनता की चुनी हुई सरकार है और वो जनता और जनता के बीच में आया हो किसान ये कहता है ये कानून नहीं चाहिए, आप इसको वापस ले लीजिए। तो सरकार इसमें घबरा क्यों रही है? इतनी हड़बड़ाहट क्यों हो रही है? ऐसा नहीं लगता आपको? एक मिनट हसन साहब, ऐसा नहीं लगता आपको ये जो कानून आपने बनाए हैं इसकी ड्राफ्टिंग जो है भाजपा के उद्योगपति जो साथी हैं, जो बड़े बड़े उद्योग इस देश में चलाते हैं, ड्राफ्टिंग उनकी है और पेश करने वाले हाथ भाजपा के हैं कि ये कानून है, इसको आप थोप दीजिए देश के ऊपर। तो देने दीजिए। नहीं, आप सुन तो लीजिए, मेरी पूरी बात खत्म तो होने दीजिए मलिक साहब। जवाब नहीं दे रहे। अरे मेरे तो खत्म नहीं, आप तो बोलेंगे बीच में। नहीं, आप खत्म नहीं होने दे रहे। और ये जो कानून आप ही जवाब पूछते रहिएगा। सुनिए मेरी बात सुनिए, आप ही जवाब पूछते रहिएगा, एक एक जवाब का आंसर देता जाता हूं ताकि आपका कोई भी सवाल दर्शकों को बिना जवाब के ठीक है मलिक साहब बोलिए, रुकिए खालिद जी रुकिए। कि देश का किसान क्या चाह रहा है? नहीं बल्कि अरविंदर सिंह बैठ के मुकेश अंबानी के साथ एग्रीकल्चर सर ये मुद्दा से घुमाने वाली बात नहीं, रोज वही बात, समाधान पे नहीं आना है, रोज एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे आप लोग और जो किसानों की हित की बात है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाएगा। खालिद जी रमन साहब सरकार आपको जनता ने चुना है, आपकी सरकार को जनता ने चुना है, तो इसलिए आपका पीछे वाली सरकार पे आरोप लगा के सिर्फ काम चलाने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ उसकी जवाबदेही नहीं है, आप सत्ता में आपकी जवाबदेही है और किसान अगर नहीं चाहता है तो आप उससे बात कीजिए ना। आप एक तरह से एक मिनट, आप एक तरह से मैसेज दे रहे हो टीवी पर आके कि बातचीत कीजिए, लेकिन सरकार का कौन सा प्रतिनिधि गया वहां? मैं बताता हूं, सुनिए, देश का 90% MSP सिर्फ इस एरिया में मिलता है, बाकी सारा 14.5 करोड़ किसान परिवार, क्या उनका अधिकार नहीं है कि वो अच्छे से रहे? अधिकार बिल्कुल है सर। मुझे एक बात बताओ, यही वजह है ना कि बिहार में धान जो है कि 1600 आपने 1800 दिया है और 800 पर बिक रहा है क्विंटल। आज हरियाणा में जानकारी दूर कर लीजिए, मात्र MSP पूरे भारत में 6% उनको आप क्या कहेंगे? उनको आप क्या कहेंगे? 94% आप लुटेरियों के हाथ किसानों को छोड़ देते हैं। तो मैं आज आपको चैलेंज देता हूँ, SYL के लिए बोलिए SYL के लिए। अभी सुनिए, आपको अच्छी तरह से पता है कि ये मुद्दा इस समय कोर्ट में है और इस समय जरूरत क्या है? इस समय क्या जरूरत है? आप ये कानून वापस नहीं लेंगे, आपके ऊपर दबाव है, आपके उद्योगपति मित्रों का आपके ऊपर दबाव है, निश्चित ये कानून वापस नहीं लेंगे। लेकिन आप भरोसा रखिए, इस देश का किसान जिसने इस देश को बनाया है वो भाजपा की नाक रगड़वा देगा, फ्री में नहीं देता, वो भाजपा की नाक रगड़वा देगा। ठीक है, रजवंत टहलवाल भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जवाब ले लेते हैं। रजवंत साहब, मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से अभी ये आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के दौरान करीब आज 27 दिन हो गया लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। क्या इन्होंने भी लगातार यही कह रही है कि अगर किसान कहते हैं तो वो इस्तीफा दे देंगे? अब कल से पूरे प्रदेश में जो किसान हैं वो समर्थन वापसी का अभियान शुरू करने जा रहे हैं, क्या स्टैंड होगा एनएलओ का? देखिए, बात अगर करें बीजेपी की, तो जो लाखों की संख्या में जो किसान बैठे हैं, बीजेपी उनको किसान ही नहीं मान रही। अब इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई भी आदमी उनका विरोध करे तो ये उनको किसान नहीं मान रहे। जिस व्यक्ति के लिए ये कानून बनाए हैं और वो लोग उनका विरोध कर रहे हैं और उनको ये किसान मानने को तैयार नहीं है। अब ये कहते हैं कि इनके समर्थक हैं। अगर इन बिलों के समर्थन में कोई आदमी 28 दिन 27 दिन अगर आप उसके कड़कती ठंड में एक बार बैठा के तो देखिए, आप तो बीजेपी के प्रवक्ता है, मैं प्रवक्ता को पूछना चाहूंगा कि बीजेपी के प्रवक्ता है या बीजेपी के लीडर हैं, आम आदमी को तो छोटे, आप एक बार सरकार के कहने से आप ही बैठ के देखिए, आप उसके समर्थन में आपको पता लग जाएगा ठंड में क्या हालात हो रही है। वो बुजुर्ग बीवी बच्चों के साथ वहां पे बैठे हैं, मासूम बच्चे वहां पे बैठे हैं, इतने बुजुर्ग हमारे वहां पे इस ठंड के कारण मर गए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि बीजेपी अपनी हठ धर्मिता का कारण उनकी सिर्फ इस वजह से इस बिल को वापस नहीं लेना चाहती, क्योंकि उसके जो पूंजीपति दोस्त हैं उनको नुकसान होगा और वो उनको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। रही बात SYL की, तो SYL पर फैसला 10 नवंबर 2016 को आया था
और चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इस मामले को लेकर सर्वदलीय बैठक के लिए भी कहा था, मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे और सभी पार्टियों से निवेदन किया था कि इस मामले पर एकजुट होकर और इस मामले को एसवाईएल के लिए आप एकजुट होकर राजनीति से ऊपर उठकर और आप एक बार आए ताकि एसवाईएल का पानी हमें मिल सके। मुख्यमंत्री जी से 19 नवंबर 2016 को बैठक हुई और मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी से इस मामले पर सर्वदलीय बैठक को मिलाने का समय ले लेता हूं। 6 साल बीत गए, एक बार मुख्यमंत्री जी या बीजेपी के प्रवक्ता जी बैठे हैं यहाँ पे, वो बताएंगे क्या प्रधानमंत्री जी से आज तक समय नहीं मिल पाया उनको? मतलब 6 साल में इन्होंने कभी एसवाईएल की नहीं कही। और आज ये जब किसान आंदोलन जब चरम पर है, जब इनको पता है कि आज किसान पीछे हटने वाले नहीं है, तो पहले हिंदू मुस्लिम करके इन्होंने इस हरियाणा का नाश किया, देश का नाश किया और अब ये किसान को इस आंदोलन को खत्म करने के लिए और ये को बीच में लेके आ रहे हैं। अगर इनकी मंशा होती थी। ठीक है, हमें यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। हम जैसे ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो रमन साहब से जो रजवान साहब ने सवाल उठाया है उसका जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि 27 दिन बाद भी स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है और कोई समाधान निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर अभी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता लगातार बने हुए हैं रमन मलिक साहब, जिस तरह से सवाल अभी रजवंत जी ने उठाया है, आप जवाब देने के लिए ब्रेक से पहले कह रहे थे, तो ब्रेक के बाद एक बार अपनी बात कंटिन्यू रखिए। पहले तो बात ये है कि जब ये बार बार जो ये बोला जा रहा है कि सरकार से मांगे नहीं, सरकार का काम है कानून बनाना, आपका काम है कृषि करना, आप अपनी कृषि करिए। कृषि का कोई भी पुराना सिस्टम जो 1966 से आज तक चालू है उसमें हमने छेड़छाड़ नहीं करी है। ये ट्रेड एंड कॉमर्स बिल हैं कृषि के, जिसको कि आप अगर ध्यान से पढ़े, और मैं हर पॉइंट पे डिबेट करने को तैयार हूं। जब ये क्लियर कर दिया गया कि किसान की भूमि के ऊपर कोई निर्णय नहीं आ सकता, किसान की भूमि का आधिपत्य उसका ही रहेगा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला कोई इक्विपमेंट लगाता है और वो उस सीजन, उसके जो भी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का आखिरी सीजन है उसमें नहीं हटा लेता, अगला सीजन आता है तो वो सारी संपत्ति किसान की हो जाती है। किसान को जितना एडवांस दिया है किसान उतने का ही उसका जो देनदारी है बस उतने की रहेगी अगर कोई विवाद होता है। लेकिन अगर विवाद बढ़ जाता है तो जो कॉर्पोरेट है या जिसने करार करा हुआ है वो पूरे अनुबंध का निर्णय आ सकता है। किसान की जमीन के ऊपर ठीक है रमन साहब ये जो बातें आप कह रहे हैं, कौन सा ओपिनियन, एक बात बताइए, जब जो ये बातें आप कह रहे हैं, आप किसानों को ये बातें क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? आखिर ये किसान बात क्यों नहीं समझ रहा है? आप जो यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं, शायद अगर किसानों के पास ये बात रखते तो आज 27 दिनों से उन्हें बैठना नहीं पड़ता धरने पर, और हो सकता है समझ जाते। इस देश के अंदर 14.5 करोड़ से ऊपर किसान परिवार हैं, किसी परिवार में 1 और किसी परिवार में 2। क्या देश का सारा जो मानस है कृषि मानस वो सिर्फ ये चुनिंदा नेताओं के साथ आए हुए कुछ लोगों का है या पूरे देश का है? नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ी बात, आपको नहीं चाहिए ये अधिनियम। पंजाब ने मना कर दिया, दिल्ली ने 23 तारीख को करके फिर बाद में रोकने का काम करा। ये बोला कि जी हम इस अधिनियम के अगेंस्ट एक और ले आ रहे हैं लॉ, उसके अंदर हम ये लिख देंगे एमएसपी से कम कोई भी खरीदेगा उसे जेल होगी। लेकिन उसमें क्या डाल दिया कि अगर हठधर्मी से फोर्सफुली लिया जाता है तो अब फोर्सफुली कैसे प्रूव होगा ये राम जाने। सर कानून में तो बहुत ही क्लॉज होता है, मेरे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आप लोग भी कह रहे हैं कि किसान जब चाहे वो अपनी अनुबंध को तोड़ सकता है, लेकिन आसान है क्या? डिबेट में बिना उसको पढ़े मत आए सर, ये वही तो कह रहे हैं कि ये संभव है क्या? सर चिल्लाने से कुछ नहीं होता, मुद्दे पे बात रखिए ना। आप डराने की कोशिश क्यों करते हैं लोगों को? बार-बार सारे एक गुट बना के गुट नहीं बना रहे हैं, आप लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं। आज किसान 27 दिन से बैठा हुआ है, 27 दिनों से बैठा हुआ है, 27 दिनों से बैठा हुआ है। क्या पहल की गई है सरकार की ओर से? और वह किसान क्यों आज इस ठंड में, पता है कितने किसानों की जान चली गई सर? सर तो जो ऑर्गेनाइजर है, सुनिए कौन है ऑर्गेनाइजर? ऑर्गेनाइजर कौन है आप ही बताइए। किसी भी ऑर्गेनाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कभी तो आप ऑर्गेनाइजर की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि इसमें राजनीति हो रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई शो हो, कोई तरीका हो, खालिद जी क्या इसको लेकर राजनीति हो रहा है? उसमें जो ऑर्गेनाइज कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर नुकसान की। इसी तरीके से ये किसान नेताओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी जान माल का नुकसान हो रहा है। सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि समस्या का समाधान किया जाए। वैसे तो आपको ये सब का समाधान करने के लिए सरकार तैयार है, हर संशोधन करने को तैयार है। फिर तैयार है तो बात क्यों नहीं बन रही? आप भाड़ में जाओ तो ये सरकार भाड़ में जाने सर तैयार है तो फिर बात क्यों नहीं बन रही? आपका जो ये अभी गैर जिम्मेदाराना बयान है कि जिसने धरने को या प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया, ये उनकी जिम्मेवारी है, सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है। सरकार की जिम्मेवारी क्या है? सरकार की जिम्मेवारी ये है कि किसानों की जमीन नहीं कराना है। आप गलत काम कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है, एक मिनट सुनिए, आप सुनिए, चैलेंज कर रहा हूं, अगर आपको लगता है कि कोई कानून में कोई विषय गलत है तो आप उसको बैठ के डिबेट करिए, उसको चेंज कराइए। अमेंडमेंट होती है लॉ के अंदर, हम तैयार है अमेंडमेंट करने को। एक सुनिए, आप हैं तैयार? आप सुनिए मेरी बात। तो बोले कि या तो आप मेरी बात या तुम बाहर में आप जाओ। सुनिए, एक तरफा कवाली अच्छी नहीं लगती। अब जरा सुनिए, किसान कवाली आप गाते होंगे, ये कानून किसको चाहिए? मैं नहीं करता हूँ। ये कानून किसको चाहिए? किसके लिए बना रहे हैं? देश के किसान के लिए ना। कानून बनाने का अधिकार सरकार का है कि ट्रेड एंड कॉमर्स अच्छी तरीके से चले, लेकिन हमने 2012 की तरह, कांग्रेस की तरह एपीएमसी को छेड़ने का काम नहीं करा। आप इतिहासकार मत बनिए, आप इतिहासकार मत बनिए। आज की बात ये हो रही है कि ये कानून किसके लिए बना है? जानता हूं ये कानून किसके लिए बना है? देश के किसानों के लिए बना है। और देश का किसान आपके कानून से संतुष्ट नहीं है, देश का किसान आपके कानून से संतुष्ट नहीं है, तो उनको ऊपर क्यों थोपना चाहते हैं? आप यकीन करिए, देखिए, आपको अनुबंध खेती करने को मत करिए, अनुबंध खेती। ये कानून किस लिए आप थोप रहे हैं? आप ये बताइए ना, इसकी वजह क्या है? अनुबंध खेती मत करिए आप। अरे और बहुत सारी चीजें हैं मंडी में। आप मत देखो, आपकी जो जिद है कि किसान की जमीन को, आपकी जो जिद है, आपकी सरकार की जो जिद है कि किसान की जमीन को बड़े उद्योगपतियों को देना ही है, आपकी जो जिद है कि देश की मंडियों को बर्बाद करना है, बाहर बिकवाना है, ये सारी चीजें जब होंगी, कोई भी निर्णय नहीं आ सकता, खेती की ओनरशिप चेंज नहीं हो सकती। ये सारी चीजें जब होंगी, ये सारी चीजें जब होंगी, ये कौन कर रहा है? ये किसके लिए आप कर रहे हैं? 2006 के कानून को पढ़ो, पंजाब के मैंने कहा ना, कहता है आप इतिहास, आज तक 14 साल में नहीं हुआ, 14 साल में पंजाब में राक्षस नहीं पैदा हुआ। अच्छा लेकिन अब हो जाएगा। अच्छा मलिक साहब एक बात बताइए, आप ये क्या 2014, 2016, 1947 की कोई सजा क्या आज देश के किसानों को देना चाहते हैं क्या? 2006 की बात कर रहा हूँ, पंजाब के एपीएमसी एक्ट मैं ये कह रहा हूँ, आप ये जो कानून लेकर आए इसकी वजह क्या है? क्या देश के किसानों को सजा देना चाहते हैं क्या? उनसे कोई गलती हुई है क्या? ठीक मानते हैं, उनसे कोई गलती हुई है देश के किसानों से जो उनको ये सजा देना चाहते हैं आप? जबरन देश के किसानों की कोई गलती नहीं है, गलती उनकी है जो किसान के नाम पे नेता बन के आज तक खाते आ रहे थे, उनकी दुकान बंद हो रही है। ये दुकान तो आपको चलानी है, दुकान उनकी बंद नहीं हो रही है। जो किसान की आवाज उठा रही है, हर राजनीतिक दल जो किसान की राजनीति करता है उसको अधिकार है, उसकी जिम्मेवारी है किसान की आवाज राजनीति मत करो। आप जिनकी आवाज राजनीति करो, ईमानदारी के नाम पर राजनीति करो। ठीक है, रजवंत बेनीवाल भी हमारे साथ मौजूद है। ठीक है खालिद जी और रमन साहब, रजवंत जी, खालिद साहब, रजवंत जी भी हैं। रजवंत जी प्लीज, रजवंत जी कहाँ से बेचेंगे ये तो बताओ। रजवंत जी क्या लगता है कि अब किसानों को लेकर राजनीति होने लगी है? इस आंदोलन पर अब राजनीति शुरू हो गई है? देखिए, मैं वही तो चीज बता रहा था। जी, पर ये सुने तो ज्यादा बेहतर है कि भारतीय जनता के जितने भी प्रवक्ता आते हैं ना, जब मैं हर बार यही कहता हूं कि जब इनके पास किसी चीज का जवाब नहीं रहता तो बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। अभी मैं बता देता हूं। एक तो रमन मलिक जी, 2 सवाल जरूर बताना कि एक तो जो आपने एसवाईएल की जो बात की थी कि एसवाईएल के पानी पे नवंबर 2016 में जब फैसला आया था, उसके बाद आज तक इतना समय बीत गया, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? दूसरा, जब सर्वदलीय बैठक के लिए समय नहीं मिल पाया और आज तक नहीं मिल पाया, एक बार वो भी चीज बता दीजिए। और ऐसी एसवाईएल की ही बात क्यों? दादूपुर नलवी नहर जिसपे 350 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे और उस नहर को आट दिया गया, लगभग 27 फुट गहरी खाई खोद के नहर खोद गया और उसको दोबारा आट दिया गया।
तो उस पर जितना आटने में पैसा खर्च हुआ इतने में तो नहर बन के तैयार हो जाती। आप उस मुद्दे को लेके अलग काम करो, आप किसानों से अलग बात करो, आप इन दोनों को मिला क्यों रहे हो? आपका मकसद यही है ना कि हरियाणा और पंजाब के जो किसान आज एकजुट है वो किसी तरह भटक जाए रास्ते से। आपका हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड नहीं चला वो आप कार्ड अपना यहाँ पे चलाना चाह रहे हैं। जिस तरह से आपने हरियाणा के भाईचारे को जलाने का काम किया है वही काम आप करना चाह रहे हो। दोनों चीजें कर लूंगा सर। जवाब दे दीजिए पहले सर। हाँ तो भाई साहब बात ऐसी है, दोनों काम कर दीजिए सर। ठीक है तो सुनिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, जितनी भी नहरें हैं उसके लिए जितना काम इस सरकार में हुआ पहले नहीं हुआ। चौटाला साहब ने बड़ी स्पष्टता से ये बोला था कि जी मैं इसको एक आर्बिट्रेशन, पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हम आर्बिट्रेशन में डाल देंगे। तब बंसीलाल जी ने इसके खिलाफ एक आवाज उठाई और बंसीलाल जी ने, सुनिए सर देखिए या तो आप नहीं कर सुनना चाहते तो एक अलग विषय, फिर मैं चुप हो जाता हूं, आप बोलते रहे। बोलिए रमन जी। बंसीलाल जी ने उन्हें चैलेंज भी करा और सुप्रीम कोर्ट में भी डाला और वो जो सुप्रीम कोर्ट का रजवान जी जवाब देने का मौका देंगे। रजवान जी बीच में मत बोलिए, पहले सुन तो लीजिए फिर जवाब। लगातार रजवान जी अपने नेताओं को पैसे देते रहे सर। हाँ बोलिए सर, बोलिए रमन जी बोलिए। कांग्रेस लगातार अपने नेताओं को, चाहे तुलसी जी हो, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो या दूसरे हो, इन सबको पैसे देते रही। वो तारीख पे तारीख लेते आए। फिर मनोहर लाल जी की सरकार आई, उसमें जो लीगल ऑफिसर्स होते हैं, लॉ ऑफिसर्स, उसके माध्यम से हमने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को क्लियर करा और उसके उपरांत भी अभी भी सुप्रीम कोर्ट का स्टोरेज 2018 में या 19 में आया था विषय इस पे कि जी इसके अंदर केंद्र भी हस्तक्षेप करे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप इसको करेगा। बातचीत पंजाब के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री तीनों के बीच में लगातार इस विषय के ऊपर बातचीत होती रही कि किस तरीके से पीसफुली रिजॉल्व करा जाए। हाँ, अगर ये अलग बात है कि अगर आप ये चाहते हैं कि जी एक सिचुएशन ऐसी बने जहां पीस को छोड़ के पीसेस हो जाए, तो वो शायद इस सरकार की मंशा नहीं है। जहां तक किसानों की अभी बात है भाई साहब, मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूं, चाहे इनेलो के हों, कांग्रेस के हों या किसान यूनियन के बंधु हों, मेरे मित्र हों, मेरे साथ आप बैठिए, मैं आपके साथ बैठने को तैयार हूं। जहां बुलाएंगे मैं आ जाता हूं। वहां बैठ के एक बार सुने तो सही कि इन तीनों कानूनों के कौन कौन से पॉइंट हैं जो खराब हैं, जिसके वजह से आपकी जमीनें चले जाएंगी, जिसकी वजह से एमएसपी बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से एपीएमसी की मंडी बंद हो जाएगी। कम से कम समझ में तो आए, क्योंकि जितना मैं पढ़ा लिखा हूं मेरे को उसमें नहीं समझ में आ रहा। ठीक है खालिद जी। हाँ, मलिक साहब, इस देश के किसानों के साथ आपकी सरकार ने 6 बार मीटिंगें की है और अभी 2-3 दिन से आपकी सरकार के प्रतिनिधियों का, मंत्रियों का, आप प्रवक्ता साथियों का बयान आने लगा है कि आप ये कहते हैं, खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इसमें जो खामियां हैं हम उसको सुधारने के लिए तैयार है, इसमें बदलाव के लिए। अरे रुको तो सही, आप दूसरे को बीच में बोलने से रोकते हैं, आप सुनते नहीं है, जितना सुनते नहीं है, सुनते नहीं है। गलत बात। आप रमन जी, आप बीच में रमन जी जब आप बोल रहे थे तो दूसरे को रोका गया था। प्लीज आपको लगता है सुन लीजिए, जवाब देने का मौका देंगे हम। रमन भाई जवाब दीजिएगा। नहीं जाएगी आपका कोई भी सर, जवाब देने का मौका मिलेगा। जवाब नहीं जाएगा। खामियां नहीं है, कहानी नहीं क्या, अगर आपको उसमें कोई और प्रावधान चाहिए तो हम उसके लिए तैयार हैं। ये खामियां नहीं है। आप सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि अब आप भी कह रहे हैं, आप प्रवक्ता भी कह रहे हैं, आपकी सरकार भी कह रही है कि हम इसमें बदलाव के लिए तैयार हैं, तो इसका मतलब यह कि इसमें कुछ खामियां हैं। आज आप एमएसपी है, आज आप बदलाव के लिए फिर तैयारी क्यों हो रहे हो? आज आप फिर तो सर बदलाव के जब आपको लगता है कि परफेक्ट है तो बदलाव की जरूरत ही नहीं है। आज आपकी सरकार क्या कह रही है कि एमएसपी की गारंटी देने को तैयार है, लेकिन अगर आप और आप मेरे को बोलते हैं इसमें इतना बदलाव कर दीजिए तो मैं हरदर्मी नहीं कर सकता ना सर। मैं तो आपकी बात सुनने को हमेशा तैयार हूं, मैं तो जनसेवक हूं। मैं कोई इस तरह से सुना जा रहा है। आपने आपको गोली चलवा दूं। रमन जी एक मिनट, रमन जी सिर्फ एक बात सुन लीजिए मेरी। इस देश का किसान दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे बैठा है, सही है ना, चारों तरफ बॉर्डर बैठा है, और देश के प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री वीसी से संबोधित करते हैं मध्य प्रदेश के किसानों को, और अभी आप 1-2 दिन बाद आप फिर दूरदर्शन पे किसानों को संबोधित करने वाले 25 दिसंबर। लेकिन आपके मंत्री, जिम्मेवार साथी 4 कदम चल के दिल्ली की बॉर्डर नहीं जा सकते।
उनको चिट्ठियां लिख रहे हैं। आपकी चिट्ठी का किसान संगठन ने क्या जवाब दिया कि इस चिट्ठी में कुछ नहीं है, उनको जवाब देने लायक, सरकार को जवाब देने लायक कुछ नहीं है, सरकार इसमें षड्यंत्र कर रही है, ये किसान नेताओं ने, वहां के किसान बैठे जवाब दिया। बिल्कुल सही, उचित बात, आपने बहुत अच्छी बात करी सर कौन कैसे नेता, गुरनाम सिंह चरूनी जैसे क्या है वो आम आदमी पार्टी के टिकट से लड़ते हैं चुनाव, राजनीति करते हैं किसानों के नाम पे और बोलते हैं मैं किसान नेता हूँ। जो नेता वो किसान नेता नहीं हो सकता क्या? नेटवर्क वाले आपके किसान नेता पंजाब से चुनाव लड़ना कोई गलत बात है? मैंने अभी वीडियो भी डाला था, गुरु का लंगर आज तक नहीं चला। सर उस पर मत जाइए, किसान जो बैठे हैं उस पे आइए, उस पे मत जाइए, जो किसान बैठे हैं उस पे आइए, उस समस्या का समाधान पे आइए। किसान से जुड़े लोग हैं, अगर नहीं है तो भाजपा कौन कहा किस तरह के नेता जा रहे हैं मिलने, ये भी बहुत सारा सवाल है, लेकिन सवाल ये है कि किसानों की समस्या का समाधान कैसे होगा? किसानों की समस्या आप संबोधित क्योंकि कर रहे हैं। लगातार किसान एक ही मांग पे अड़े हुए हैं। आज 27 दिन हो गया इस खंड में, कई जाने चली गई, कई एक आध लोगों की तो कल पलवल में भी एक किसान को अटैक आया था, एक ने कल जहर खाने की कोशिश की। कैसे चलता रहेगा ये, कब तक चलेगा ऐसे सर? और आप लगातार बोले जा रहे हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि किसान, वो तो सर ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आके बात कर रहे हैं। 650 करोड़ हो, जब ये बदल जाएगा कि एक व्यक्ति के पास जो नेता है किसान नेता, उसके पास 650 करोड़ हो और सल्फास की गोली खरीदने के लिए 6 रुपए ना हो एक साधारण किसान के पास, जिस टाइम ये खाई पाट जाएगी ना, उस दिन बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी। तो लग रहा है आपको खाई पट रहा है? ये ही काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 2022 करीब है, बस 1 साल बीच का वक्त बचा है, 1 साल बचा है, आज दोगुना हो जाएगा क्या किसानों का? लग रही है इन्हें। 2022 का टारगेट है ना किसानों के, आज दोगुना करने का। कितना हुआ सर? दे देते बीजों के लिए, दे देते यूरिया के लिए, सब चीजें क्यों नहीं करी? किसान को पक्का घर दे देते, किसान की बीवी को या माँ को एक सिलेंडर दे देते, नहीं कर पाए आप ये। उसको 5 लाख रुपए का दे देते ना, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कर पाए। मलिक जी सुनिए, आपके 2014 के घोषणा पत्र में आपकी जो सभाएं हुई, जब आपके हमारे प्रधानमंत्री पद के दावेदार हुए, घोषित हुए, तो पहली सभा में उन्होंने कहा था कि जैसे ही हम इस दिल्ली की कुर्सी पे बैठेंगे, पहली कलम से स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे। ये एक बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि आज देश की अरे सुनो, कुंडली मार के बैठे थे, सुनो ना अपना, अब सुनो तो सही। और फिर आपने 2014 में एक आरटीआई कार्यकर्ता ने आपसे जवाब मांगा, वो आपका जवाब ये था कि हम इसको लागू नहीं कर सकते, सरकार ने साफ उसमें मना किया था। स्वामीनाथन जी ने खुद बोला है, अगर आपके कान और आंख देख सके तो ढूंढ लीजिए। उन्होंने ट्वीट भी करा इस विषय पे, क्योंकि मेरे जो भी सुझाव थे उनको करने वाली सरकार नरेंद्र मोदी की थी। तो फिर कम से कम फर्क क्या हुआ? 2022 में 2022 में आपने क्या बोला? 2022 तक किसान की आय दुगनी कर देंगे, 50% मुनाफा दे देंगे किसान को। बिल्कुल उसी राह पे चल रहे हैं। जो 800 रुपए का बाजरा बिकता होता था, आज 2150 रुपए की उसकी MSP कर दी है। किसने करा? राहुल गांधी ने बाजरे की जो दुर्गति करा, वो किसी से छुपी नहीं है। हरियाणा की मंडियों में जो बाजरे की दुर्गति आपकी सरकार ने हुई है, आपने जितना किसान राजस्थान से लोग आके बेच रहे थे, छोटे से किसान को रजिस्ट्रेशन के नाम पर उलझा दिया है ना, आपको उसका पता नहीं है। जितना एक छोटे से किसान को आपने रजिस्ट्रेशन के नाम पे उलझा दिया है कि ये कागज लाओ, कभी आपका सर तो मैं रजिस्ट्रेशन क्यों ना कराऊं? आपके गहलोत साहब वहां से मेरे खेत में बाजरा खरीदते नहीं, कैप्टन साहब बाजरा खरीदते नहीं। मनोहर लाल जी के राज के अंदर सरकार जो है वो किसान का बाजरा खरीद रहा है हरियाणा में। आप भी किसान है, मैं भी किसान हूँ, रजिस्ट्रेशन ना कराऊं? और मेरे 1 एकड़ में 32 मन 35 मन बाजरा हुआ, और आप क्या कहेंगे कि मैं तो सिर्फ 8 क्विंटल लूंगा, बाकी मैं कहां लेके जाऊंगा? सर तो मैं सरकारी खर्च पे खरीदा हुआ बाजरा जो है, मैं सिर्फ आपका तो नहीं खरीदूंगा ना, मैं तो हर एक का खरीदूंगा। क्यों नहीं खरीदूंगा? सबको मिलना चाहिए फायदा सरकार का, क्यों ना मिले फायदा सरकार का? फायदा नहीं दे रहे, इतना उलझा दिया है आपने, इतना उलझा दिया है। 800 से लेकर 800 रुपए सस्ते हैं, बाद में बाजरा बेचते किसानों के साथ छोटे व्यापारी जो आटा चलाते हैं, उनके लिए भी घातक होगा। आप उनके परिवारों के साथ भी वो करने वाले हैं।
ये आपका जो कानून है, सर हम क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले वो छोड़िए, हमें बताइए। आप राहुल को कब स्थापित कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, जो मंडियां बनाई हैं झूठ कभी खत्म हो जाए। होता। आपके मित्रों की मंडियां बाहर लगे, आप यही चाहते हैं ना, आपके मित्रों की मंडियां बाहर लगे, बाहर के बाद किसानों से झपट रहे। आपने तो लिया हुआ ना पंजाब में किसान का और एक आड़ती का जो ताल्लुक था, ठीक है खालिद जी और रमन जी, खालिद जी और रमन जी, कैसे रमन जी लग सकती है? रमन जी आज आप बीजेपी प्रवक्ता से इतर होकर सोचिए कि एक किसान जो बैठा हुआ उसका समाधान क्या, बहुत अच्छे से आपको हम मौका दे रहे हैं। मैं आपको एक मौका दे रहा हूं, आप अपनी बात रखिए ताकि किसान आपकी बात समझ सके, क्योंकि आप जब यहाँ आए हैं तो एक माध्यम है जो आप अपनी बात वहां तक पहुंचा सकते हैं, और एक ये माध्यम है, आप कम से कम इस मामले को ऐसा कीजिए कि किसान समझ सके, और जो अभी समस्या है, जो लोग बैठे हैं उनके लिए कोई ना कोई तो कदम उठाना चाहिए सर। सिर्फ टीवी पे कहने से तो नहीं होगा, आज की स्थिति जमीनी स्तर पे काम करना होगा। खालिद जी जवाब एक मिनट रमन जी, बैठ के रमन भाई के ऊपर विवेचना करें और संवाद कराएं, बेशक 2 घंटे का 3 घंटे का शो एक पॉइंट के ऊपर बैठ के कराएं। आप ये देखेंगे कि आप इस चीज का सोल्यूशन जो है आप अपनी चैनल में निकाल अगर 2 घंटे की आपकी बात तो समझ लेते तो बड़े बड़े नेता भी बोल रहे हैं, आप भी जाके समझा सकते थे। वो नहीं, आप एक ऐसा एक फॉर्मूला रखिए जिससे समाधान निकले। बातचीत की डोर टूटी हुई है। एक बड़ी चैनल ने सर्वे कराया, उसमें क्या रिपोर्ट आई सर? देश को सुनिए, सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को नहीं, पूरे देश को सुनिए। वो बड़ा चैनल किसका है सर? ठीक है, स्वामी इंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी इंद्र जी आप बोल दीजिए, वो पत्रकार नहीं है। स्वामी इंद्र भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। स्वामी इंद्र जी, क्या होना चाहिए अब? 27 दिन बीत गए। देखिए लगातार जी, हेलो, हाँ बोलिए। देखिए लगातार ये मैं बहस देख रहा हूं कि कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस, और ये जानबूझकर बीजेपी के प्रवक्ता इस बहस को दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं, जबकि इनका फर्ज बनता था इन कानूनों के बारे में। जो किसान जो कह रहा है कि हमारे डेथ वारंट है, काले कानून है, इसकी कम से कम 5 खूबियां तो बताते देश को। इनके पास एक भी खूबी नहीं है। मैं इनकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर बात करता चाहता हूँ। आज गन्ना किसान हरियाणा प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर गन्ना किसान जो है गन्ने की खेती कर रहा है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हिस्सा नहीं है? पर उस किसान को अभी तक जो है, जो सरकार कहती है कि इस कानून के लगने के बाद 3 दिन के बाद भुगतान हो जाएगा, अभी तक किसान को भुगतान नहीं हुआ। अप्रैल से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश किसान को 3 साल हो गए हैं, उसको भुगतान नहीं मिला है। सरकार बोलती थी 14 दिन के बाद उसको ब्याज से ही पैसा मिलेगा, अरे ब्याज तो छोड़िए, उसको उसकी लागत नहीं मिली। तो ये आप देखिए, कंपनियां बोलती है कि सरकार अपने मोल माफ करेगा, अभी तक सरकार। ठीक है, रमन जी से जवाब ले लेते हैं। रमन जी प्लीज, गन्ना किसानों की क्या हालत है वो आप भी जानते होंगे। सिस्टम बना हुआ है जहां हर सरकार कुछ थोड़े सालों में गन्ना किसानों को कभी 3,000, कभी 5,000, कभी 10,000 करोड़ रुपया देती है, कभी मिलों को, कभी किसानों को। ये जो सिस्टम है ये कब तक चलेगा? ये जो विषमतियां हैं इनको बाहर जानी चाहिए, और इसका सोल्यूशन क्या है कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो आपके लिए एक लीगल बाइंडिंग यानी सरकार अपनी जिम्मेदारियों को दूसरे पे थोप देंगे। सर सुनिए, प्लीज सुनिए, इस एक्ट के बाद ये वादे हो जाता है कि जो आपसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है वो 3 वर्किंग डेज के अंदर आपके ऊपर आपकी पेमेंट आपको दे। ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, कोलैबोरेटिव फार्मिंग है, प्रोग्रेसिव फार्मिंग है, इसके लिए कोई कानून उपलब्ध नहीं था। 1980 में HLL जो है, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है, वो जो किसान ब्रांड बेचता है, उसने सबसे पहले सामान लेकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराने शुरू हुई, लेकिन 1980 से लेकर 2020 तक कोई एक्ट नहीं था इनके लिए। ठीक है, ये मिलने चाहिए। खालिद जी जल्दी से मलिक साहब सुन लीजिए, इस समय देश की स्थिति क्या है? देश का किसान लगभग 4 हफ्तों से सड़क पे बैठा है। दूसरी बात,
आपकी सरकार इस बात पे क्यों तुली हुई है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही करवानी है, मंडी के बाहर बिचवाना है? ये सरकार की मजबूरी क्या है? और जब देश के किसान को ये चीज नहीं चाहिए कि ना हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी है, ना हमें मंडी से बाहर बेचना है, अगर आप कर सकते हैं मंडियों का विस्तारीकरण कर दीजिए, मंडियां बढ़ा ठीक है, हमारे पास मंडियां बढ़ा दीजिए, खालिद जी वक्त गारंटी दुगनी कर दीजिए, हमें यहीं पर विराम देना होगा। गारंटी दुगनी कर दीजिए। खालिद जी प्लीज। लगातार जो किसान हैं वो अपनी मांग पे अड़े हुए हैं, लेकिन कोई समाधान अभी तक नहीं निकल रहा है। हालांकि लगातार सरकार की तरफ से बातचीत के लिए प्रस्ताव दिया जा रहा है, लेकिन किसानों की बस एक ही मांग है कि जो तीनों कृषि कानून है उसको वापस लिया जाए। लेकिन सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अगर संशोधन पे चाहे तो बात हो सकती है, और शायद यही वजह है कि अभी तक पेच फंसा हुआ है। देखना है कि ये पेज कब जाके निकलता है, क्योंकि जिस तरह से किसान परेशान हैं और इस ठंड में ठिठुर रहे हैं, उसके लिए कोई ना कोई समाधान निकालना बहुत ही जरूरी है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।